गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास का पांचवा अध्याय का भाग 3। पांचवा अध्याय का शीर्षक है भारतीय समाज में नए विचार, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि भारत में पहले के समय, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय के लोगों की क्या स्थिति थी, समाज में किस प्रकार से छुआछूत की भावनाएं थी, किस प्रकार से नारियों के शिक्षाओं का मतलब नारियों के अधिकारों का हनन किया जाता था, इसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया था। और उसके बाद उसमें जो मध्यम वर्ग के लोग जो आए थे, समाज सुधारक लोग, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, इन लोगों ने अथक प्रयासों से नारी शिक्षा का समर्थन किया और फिर नारी शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया था। हम लोगों ने 2 भाग में इस पाठ का अध्ययन किए थे। अब है तीसरा भाग। तीसरे भाग में आपको यही चीज़ बताया जाएगा कि इसी में एक थे जो रमाबाई और एक थे भीमराव अंबेडकर। इन लोगों ने समाज के लिए अपना क्या बलिदान दिया, क्या योगदान दिया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें आपका देखोगे, जब नारी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले और ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने अथक प्रयास करने के बाद इन्होंने कलकत्ता में बेथम स्कूल, जो प्रथम बालिका स्कूल था, उसको कलकत्ता में खोला। और फिर इसमें जो अछूत कन्याएं थी, अछूत मतलब जाति में निम्न वर्ग के लोगों की जो बालिकाएं थी, उन लोगों के लिए प्राथमिकता थी। और समाज में जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी बोलने से जो इसका विरोध करते थे नारी शिक्षा का, उन लोगों से संघर्ष करके कई ऐसी बालिकाएं थी जिन्होंने विद्यालय में प्रवेश लिया और अपना अध्ययन भी पूरा किया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ इसमें उच्च शिक्षा को भी दिया गया, जिसमें जो महिलाएं थी वो आगे बढ़े। और खास करके देखेंगे, जो समाज में निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोगों में जो अछूत लोग थे, इन लोगों को समाज में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया गया था कि समाज में उच्च वर्ग के साथ साथ निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी, उन लोग भी समाज में अपना स्थान बना सके, उन लोग अपना वहाँ पर अपना अधिकार प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से इसमें आपने दूसरे भाग में आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद देखेंगे, इसी समय महाराष्ट्र में नारी शिक्षा के लिए अनेक प्रयास हुए थे। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जो पूना में बालिका स्कूल की स्थापना की थी। इसमें निम्न जाति के बालिकाओं पर विशेष रूप से प्रवेश दिया गया था और अब बालिकाओं के लिए न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा को भी इसमें प्राथमिकता दी गई थी, का समर्थन किया गया था। इसमें देखेंगे, गोपाल गणेश आगरकर ने इसमें नौकरियां एवं विभिन्न उद्यमों के लिए भी बालिका शिक्षा पर विचार रखा था। और समाज सुधारकों ने समाज में संपूर्ण विकास और नारी समस्याओं का स्थायी हल किया था। उन्हें पुरुष के समान शिक्षा तथा सामाजिक अधिकार दिए गए थे। इसी में देखेंगे, नारी सुधार कार्यक्रमों में रूढ़िवादियों से भरी विरोध झेलना पड़ा था। जो रूढ़िवादी के लोग थे, उन लोगों का जो विरोध, उन लोगों ने समाज में विरोध किया था, उन लोगों को झेलना पड़ा। और फिर भी कई माता पिता ने हिम्मत करके अपने जो बच्चे थे, बालिकाएं थी, उनको स्कूल में प्रवेश करवाया और फिर उन लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया। इसी में एक थी जो रमाबाई के नाम से इसमें आपको उदाहरण दिया है इसमें कि इसी समय ऐसे ही एक परिवार था। रमाबाई की कहानी सुनिए, जिसमें रमाबाई का जन्म सन 1856 में हुआ था। 1856 में रमाबाई का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री, जो महाराष्ट्र में एक पारंपरिक ब्राह्मण थे जो पूजा पाठ करवाते थे, पठन पाठन का काम करवाते थे। इन्होंने
जो अनंत शास्त्री थे, महाराष्ट्र में एक पारंपरिक ब्राह्मण थे, जो उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया और इससे उनका घोर विरोध किया गया था। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया, जिससे समाज में जो फैले हुए रूढ़िवादी लोग थे उन लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके कारण से अनंत शास्त्री को गांव से निकाल दिया गया और फिर वे गांव छोड़कर एक बहुत दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं पर रमाबाई का जन्म हुआ था। जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे, वहीं पर रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई और जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता दोनों वहाँ गुजर गए, उनका देहांत हो गया था। अनाथ रमाबाई और उसका भाई जगह जगह भटकने लगे थे और उसी में किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया था उस समय। फिर आश्रय नहीं दिया और क्योंकि उन दिन बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियों से सब कतराते थे। समय ऐसा था कि उस समय अगर लड़कियां अधिक पढ़ लिख लेती थी तो सभी लोग उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए कतराते थे। तो रमाबाई धीरे धीरे वो घूमते घूमते कहाँ कलकत्ता पहुंची और वहाँ पर उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया था। वहाँ राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे जो महिलाओं के बारे में और नए विचार रखते थे। कलकत्ता में जब जाकर वो पहुंची तो वहाँ पर उनकी मुलाकात राजा राम मोहन राय से, ज्योतिबा फुले से, ईश्वरचंद विद्यासागर से, जो आज के विचार के पुरुष थे, उन लोगों से मुलाकात किया और महिलाओं के बारे में जो नए विचार, नए शिक्षा का समर्थन करते थे, उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की। वहाँ रमाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में नारी सुधार आंदोलन से संबंधित उन्होंने भाषण दिया। जो रमाबाई थी वो संस्कृत पूरी तरह से सीख चुकी थी और उन्होंने जब कलकत्ता पहुंची तो वहाँ पर वो नारी सुधार के लिए संस्कृत में भाषण दिया। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता की और सरस्वती की उपाधि दी थी। अब वे पंडित रमाबाई सरस्वती कहलाने लगी थी। उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भी शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खुलवाया, जिसमें वे चाहती थी कि समाज में जो सभी महिलाएं सामाजिक राजनीतिक जीवन में खुलकर भाग ले। वो उनका ये कहना था कि समाज में जो राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, इसमें महिलाओं का भी अपना कुछ स्थान होना चाहिए, वे समान रूप से उसमें भाग ले सके। इस प्रकार से 19वीं सदी में नारी सुधार के क्षेत्र में अनेक प्रयास हुए थे और मगर इस क्षेत्र में अभी भी बालिका शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। अभी भी कुछ लोग गांव में ऐसे लोग थे जो नारी शिक्षा का विरोध करते थे, तो पूरी तरह से नारी शिक्षा को यहाँ पर प्रोत्साहन नहीं मिल पाया था। अब देखेंगे, अवंतिका ने पूछा कि क्या सुधारकों में जाति प्रथा को मिटाने के लिए भी प्रयास किया गया था। तो दीदी ने बताया कि यहाँ पर जाति प्रथा के कारण ही समाज में उच्च जाति और निम्न जाति में बंट गया था। जाति प्रथा के कारण से ही समाज दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें उच्च वर्ग था और निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग के लोग समाज में सभी कार्यक्रमों में समान रूप से उन लोग भाग लेते थे, लेकिन निम्न वर्ग के लोगों को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं होता था। वे समाज से बाहर रहते थे, वे समाज में कोई भी कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाते थे, उन्हें मंदिर जाना मना होता था और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर अगर वो कुएं से पानी तक भी नहीं भर पाते थे। तो रामकृष्ण मिशन जैसे कई संस्थाओं ने जाति प्रथा का कड़ी चुनौती दी और ब्रह्म समाज के प्रभाव से महाराष्ट्र में भी यहाँ पर परमहंस सभा का गठन हुआ था। इसके सदस्य में विभिन्न जाति के लोग थे और इसमें बैठक रूढ़िवादियों के डर से गुप्त रूप से इसमें की जाती थी।
जो सभाएं होती थी वो रूढ़िवादियों के डर से, ये गुप्त सभा होता था जो कि निम्न जाति वर्ग को प्रोत्साहन देने के लिए या उनको समाज में स्थान देने के लिए समय समय पर सभाएं की जाती थी। इसी में देखेंगे इसकी बैठक रूढ़िवादियों के डर से गुप्त रूप में की जाती थी। सन 1865 में 1865 में इसका पुनर्गठन प्रार्थना समाज के रूप में किया गया था और जिसके प्रमुख नेता थे महादेव गोविंद रानडे, जिसने यहाँ पर उन्होंने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए कई अथक प्रयास किया उन्होंने। और माली जाति के जन्म से लाने वाले ज्योतिबा फूले ने भी निम्न जाति के उद्धार के लिए समाज में अथक प्रयास, मतलब समाज में उनको सामने लाने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी में ही लगा दिया। इसमें देखेंगे अपने प्रयासों से में तेजी लाने के लिए वे 1863 में एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का प्रमुख कार्य निम्न जाति के लोगों को यहाँ पर समानता का अधिकार दिलाना था। ये जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये होता था कि समाज में निम्न जाति के लोग थे जो उनको समाज में समानता का अधिकार दिलाना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसीलिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अब इसी में देखेंगे 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने भी जाति प्रथा पर चोट की और उन्होंने इसके उद्धार के लिए अखिल भारतीय हरिजन समाज संस्था की स्थापना की थी। और जब 20वीं सदी हुआ तो इसमें महात्मा गांधी जी ने भी अछूतों को सामने लाने के लिए या छुआछूत की भावनाओं को कम करने के लिए इन्होंने हरिजन समाज की स्थापना की थी, जिसमें सभी लोग जो अछूत लोग थे उन लोग हर चीज़ में समान रूप से भाग ले सकें। आप देखते हैं इसी में देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताया है कि महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर जो कठिन परिश्रम से इंग्लैंड में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके जब भारत लौटे तो भारत में उन्होंने छुआछूत के बारे में देखा और छुआछूत को मिटाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया था, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि निम्न जातियों को अपने उद्धार के लिए शिक्षित और संगठित होना चाहिए। उनका कहना ये था कि निम्न जाति के लोगों के उद्धार को, मतलब उनका समाज में उद्धार करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती थी। सारे जो निम्न जाति के लोगों का संगठन हो और ये सब मिलकर आवाज़ उठा सके। उनको राजनीतिक भागीदारी करना चाहिए। अतः उन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए अलग से निर्वाचन, भारतीय समाज सुधारकों में विभिन्न प्रयासों से निम्न वर्ग के लोगों को सामाजिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देने लगा था, परंतु जाति प्रथा की पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज के समाज में इसमें पर्याप्त जन जागरण की जागरूकता होनी आवश्यक है। तो भीमराव अंबेडकर का कहना ये था कि समाज में ये लोग अगर समाज में अगर इनका स्थान सामने आना है तो सबसे पहले तो इनका संगठन होना चाहिए, ताकि ये सब मिलकर एकजुट होकर यहाँ पर समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से इसमें निम्न जाति के उद्धार के लिए उन्होंने समर्पित किया, लेकिन कुछ हद तक का तो वहाँ उनका प्रयास सफल रहा, लेकिन फिर भी उस समय यहाँ पर निम्न जाति के लोगों को तुच्छ समझा जाता था और उनके समाज में जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। तो यहाँ पर और भी जन जागरण की आवश्यकता थी, तब जाकर निम्न जाति के लोग समाज में आगे आ सकते थे और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते थे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि यहाँ पर उन लोगों का शिक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि समाज में अगर निम्न जाति के लोग शिक्षित रहेंगे तभी जाकर उन लोग क्या कर सकेंगे, अपना समाज में स्थान बना सकेंगे।
तो चाहे वह राजा राम मोहन राय हो, भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे रमाबाई हो, चाहे वह ज्योतिबा फुले हो, सारे लोगों का यही प्रयास रहा कि समाज में जो निम्न जाति के लोग हैं और खास करके महिलाएं जो हैं, उन लोगों को समाज में उनका अधिकार दिलाने के लिए सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है और सबसे पहले उनको शिक्षित किया जाए ताकि वे अपने अधिकारों को पाने के लिए आगे बढ़ सके एक संगठन बनाकर। तो समाज में जो नए विचारधाराएं थे, इन्हीं लोगों के कारण से आया था कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके भी उन्होंने नारी शिक्षा और छुआछूत की भावनाओं को दूर करने का प्रयास किया था। ज्योतिबा फुले और ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी बाल विवाह, विधवा विवाह जो थे इनका डटकर विरोध किया था। विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिला था, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था, बाल हत्या का विरोध किया था। समाज में महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और सबसे ज़्यादा तो ये कि जो निम्न जाति के लोग थे उनको समाज में उनका अधिकार दिलाने का प्रयास किया और उनका प्रयास सफल भी रहा। आज भी हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में निम्न जाति के लोगों को समाज में स्थान मिलता है और वे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आज समाप्त हो गया है और आपको इसका प्रश्न उत्तर मिल जाएगा, लेकिन इसके पहले आप पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़कर जिस पॉइंट को आपको लगेगा कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है या फिर इसमें प्रश्न बनेगा, तो आप अपनी कॉपी में इसका प्रश्न बनाकर लिखेंगे छोटा छोटा और उसे याद करेंगे और मुझे भी दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।